भारत की G20 की सफलता के बाद देश में स्टॉक मार्केट्स में काफी जोश देखा है। इस पर और विचार करने के लिए हमारे साथ हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट विनायक चैटर्जी। ये फाउंडर एंड मैनेजिंग ट्रस्टी हैं इंफ्राविजन फाउंडेशन के। अब एक घोषणा जो आई है वो ये है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की है। तो सबसे पहले ट्रेड पहले से ही है, हम देख रहे हैं। तो इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से फिर काफी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं क्या फायदा होगा या फिर इसका क्या असर होगा। बात ऐसा है, पहले तो हम ये सोचे कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, जिसकी एक्रोनिम एब्रीविएशन आईमेक है, IMEC, तो पॉपुलर प्रेस में अब आईमेक कॉरिडोर बोल रखा है, कहता जा रहा है। ये मतलब कॉरिडोर है क्या, ये मैं 1 मिनट में समझा देता हूं कि ये कॉरिडोर मतलब एक वाणिज्य और व्यापार का, ट्रेड का रूट, इसी के लिए कॉरिडोर कहते हैं। तो ये अभी जो G20 में डिस्कस हुई है, ये शुरुआत है इसकी मुंबई पोर्ट से। वहां से जहाज जाती है दुबई पोर्ट। दुबई पोर्ट में वो माल जहाज से उतर के रेल से अक्रॉस सऊदी अरेबिया जाता इजराइल को, जहां है हाइफा पोर्ट। हाइफा पोर्ट से फिर जहाज में वो जाते एक ग्रीक पोर्ट में, ग्रीस में एक पोर्ट है एथेंस में। वहां फिर अनलोड होते बाय रोड और रेल इंटीरियर यूरोप पहुंच जाते हैं, अप टू जर्मनी, हैम्बर्ग। ये है कॉरिडोर। ये 15 देश के अंदर से जाते हैं और लगभग 8,200 किलोमीटर लंबी है। तो प्रश्न ये है कि ये कॉरिडोर अनाउंस होने के बाद पहले भी ट्रेड तो होता था, माल तो एक्सपोर्ट होता था और इंपोर्ट भी आता था। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा 3 है। एक कि ये कॉरिडोर के वजह से टाइम बहुत कम लगेगा। लगभग आधा टाइम से जो जहाज में या बॉम्बे में कंटेनर लोड करें और वो हैम्बर्ग पहुंचे, उसके हिसाब से अभी ये इनकी आधा टाइम लगेगा। तो ट्रेड में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आधा टाइम में गुड्स पहुंचेगा यूरोप में, यूरोप तक। और यूरोप से जो हिंदुस्तान इंपोर्ट करते हैं क्रिटिकल कंपोनेंट्स, टाइमली, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, बहुत सारी चीज, और आधे टाइम में आएगा। दूसरे है कि ये आशा ये भी है कि और सस्ता पड़ेगा। ये मल्टी मॉडलिज्म जो है कि पोर्ट, रोड, रेल, इसका पूरा कॉम्बिनेशन जो है, आजकल शिपिंग रेट्स जो चार्ज करते हैं शिपिंग लाइन, उससे सस्ता पड़ेगा। तीसरी ये एक्सपेक्टेशन है कि ये रूटिंग में बहुत सारे नया ट्रेडिंग पोस्ट, जो कहते हैं हब्स आउटसाइड द कॉरिडोर, सऊदी अरेबिया में, यूरोप में, ये कॉरिडोर के आसपास बहुत सारे क्लस्टर्स जहां गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, वो भी ट्रेड सर्किट में आएंगे। और बहुत सारे देश के साथ कॉरिडोर के बाहर भी, कॉरिडोर तो कुछ 15 देशों की बीच से जा रहे हैं, लेकिन इसकी आसपास जो देश है उनको भी एक हब एंड स्पोक मॉडल में उनके साथ ट्रेडिंग विल बिकम इजियर। तो बेसिकली यही उम्मीद है। बट बैक टू यू। जी बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर इसका क्या असर आएगा फिर आने वाले समय में, काफी लोग इस पर भी विचार कर रहे हैं। देखिए, भारत से इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, जो पोर्ट्स अभी है वो तो ऑपरेशनल है। तो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स भारत में, ये इन ट्रेड जो बढ़ेगा, इसके हिसाब से हिंदुस्तान की लॉजिस्टिक्स कंपनीज, वेदर इट इज कंटेनर कंपनीज, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स, पोर्ट ऑपरेटर्स, ये जो पूरा लॉजिस्टिक्स चेन होते हैं ना, ये आशा ये है कि इनकी बिजनेस काफी बढ़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो मतलब पोर्ट एक्सपैंड करना पड़ेगा, नया ICDs, फ्रेट स्टेशंस, ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल्स, ये जो लॉजिस्टिक रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें एक बूम आएगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत शेयर प्राइसेस बढ़ रहा है, ये सारे कंपनीज जो इस सेक्टर में इन्वॉल्व है, यही आशा है। अब आगे जाके लेकिन इसमें क्या मुश्किलें आ सकती हैं, ये भी एक सवाल है जो काफी लोगों के मन में है कि देखिए, इसका इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो एक लॉन्ग टर्म विजन है, तो आगे जाके क्या मुश्किलें हैं जो आ सकती हैं। बात यही है कि इसमें एप्रीहेंशंस ये है, 2 है कि एक, इसमें
लोडिंग अनलोडिंग काफी बार हो रहा है। मैंने जैसा पहले समझाया, पहले जहाज से चढ़ रहा है, उसके बाद दुबई पोर्ट में अनलोड हो रहा है, उसके बाद सऊदी अरेबिया के अंदर से रेल में जा रहा है, फिर जहाज में चढ़ रहा है, और जहाज से फिर यूरोप पहुंचने के बाद फिर रोड और रेल जा रहा है। तो बहुत बार लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है। तो इसी में ये थोड़ा एप्रीहेंशन है कि ये हार्डवेयर के साथ साथ, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बहुत सारा सॉफ्ट चीजें भी, जो कहते हैं सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि कस्टम क्लियरेंस, इंस्पेक्शन, लोडिंग अनलोडिंग, ये सारे प्रोसेस को डिले ना करें, जल्दी हो जाए। यही बेसिकली आशंका है कि ये हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और के साथ साथ ये सॉफ्ट चीजें जो भी है, कि 15 देश ये सारे चीज ईज ऑफ बिजनेस में डाल के काम आगे बढ़ाए, कि डिलेज ना हो। जब एक कंट्री की बॉर्डर से दूसरा कंट्री की बॉर्डर गुड्स जा रहा है, उसमें डिले ना आए। तो ये सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ कस्टम क्लियरेंस, ईज ऑफ इंस्पेक्शन, ईज ऑफ ट्रांसशिपमेंट, ये सारे चीज भी देखना पड़ेगा। और यही चीज जो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लिंक्ड है, वो भी जरूरी है। जी बिल्कुल विनायक जी, फिर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बदलाव जरूरी है कि ये बिना किसी रुकावट के या फिर आसानी से ये हो जाए? देखिए, पोर्ट्स, आप पोर्ट्स का जो कनेक्टिविटी है ना, वो पोर्ट्स तो ऑलरेडी ऑपरेशनल पोर्ट्स है। मुंबई, दुबई, हाइफा पोर्ट और द पोर्ट इन ग्रीस, तो पोर्ट्स का तो ऑलरेडी देयर ऑपरेशनल पोर्ट्स। तो शायद इस कॉरिडोर की वजह से इनकी कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाउएवर द बिगेस्ट चंक इज कि सऊदी अरेबिया से, मतलब अक्रॉस सऊदी अरेबिया, एक फास्ट ट्रैक जैसा, हमारे जो कहते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो हम कहते हैं हिंदुस्तान में, वैसा टाइप एक रेल लिंक फटाफट बनाना है। तो इफ यू आस्क मी, दैट इज द पोर्शन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट रिक्वायर्स टू बी बिल्ट। और मेरे ख्याल एक बार डिसीजन हो जाए अबाउट फंडिंग एंड मूविंग अहेड, तो 2-3 साल से ज्यादा लगना नहीं चाहिए अक्रॉस सऊदी अरेबिया, आजकल जिस स्पीड में काम होते हैं। बाकी सारे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है नहीं, लेकिन सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ क्लियरिंग, जो मैंने पहले कहा, क्लियरिंग ऑल द ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, वो सबसे बड़ा जरूरी है। कि 15 देश के अंदर से ये कॉरिडोर जा रहा है, तो हर देश में कोई बाउंड्री स्टॉपिंग होगा तो डिलेज आएगा और हैरेसमेंट आएगा। तो ये देखना है कि सीमलेस कैसा एक ट्रांजिट पास क्रिएट किया जाए, जो एकदम, मतलब बॉम्बे से कंटेनर चढ़े और हैम्बर्ग तक पहुंच गए विदाउट हैविंग टू हैव टू मच ऑफ दीज कस्टम्स एंड ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो काफी लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या ये इकोनॉमिक कॉरिडोर अगले 2-3 साल में एक गेम चेंजर जो है हो सकता है? गेम चेंजर तो जरूर हो सकता है। आपको पता होगा दैट हिंदुस्तान में हमारे अभी एक नेशनल लॉजिस्टिक्स प्लान है, जिसकी उम्मीद ये है कि 13% ऑफ जीडीपी से कम करके कुछ 8-9% लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करे। उस प्लान के मुताबिक ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि हमारे शिपर्स, एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स दोनों को लेकर हम ये कॉस्ट कम कर सके। और आज तो ये कॉरिडोर शुरू हो रहा है, बट इस कॉरिडोर से भी ये एक बार सक्सेसफुल हो जाए, तो इस कॉरिडोर से भी हम लेफ्ट और राइट, जो कहते हैं स्पर्स, ले सकते हैं इनटू कंट्रीज विच आर नॉट, वेयर इट इज नॉट पासिंग थ्रू, जो आसपास है। तो ये भी एक फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग हो सकता है। बट ओवरऑल हमारी उम्मीद है कि इस कॉरिडोर से फ्रेट टाइम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का टाइम कम होगा, कॉस्ट कम होगा और नया ट्रेड अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगा। यही 3 सबसे बड़े असर। और हमने देखा कि सप्लाई चेन पर काफी चर्चा हुई, तो सप्लाई चेन पर इसका क्या असर? कोविड काल में हमने देखा कि सप्लाई चेन में दिक्कत आई, तो क्या अब इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से सप्लाई में आसानी आएगी? जरूर रहेगा। हमारे तो, हम इस बारे में कुछ चर्चा भी किया है, कुछ लिखा भी है आफ्टर द G20। तो हमारे ये सजेशन भी है, क्योंकि अभी तो कॉन्सेप्ट स्टेज में है, डिटेलिंग जब हो रहा है। हमारे ये सजेशन है कि ये लाइन मुंबई से शुरू ना होके और थोड़ा ईस्टवर्ड जाए और साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया का भी थोड़ा कनेक्शन दे दे, क्योंकि जापान भी पार्टनर है इसमें। तो हम कोलंबो पोर्ट, चिटागोंग पोर्ट, और अभी हिंदुस्तान की जो प्रोपोजिशन है कि अंडमान में हमने एक नया ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएंगे, ये सारे पोर्ट्स भी साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया से भी जुड़ना चाहिए। ये हमारे एक सजेशन है। दूसरी सजेशन है कि ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ना हो, ये साउथ एशिया और इंडिया और मिडिल ईस्ट, यूरोप लेके एक
कंबाइंड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन ग्रिड भी बनाया जाए। क्योंकि आप ये सोचिए कि वियतनाम में जब सनसेट हो रहा है शाम को, तब हिंदुस्तान में हमारे एकदम ब्राइट सनशाइन है। तो एक जगह जहां सोलर कम होते जा रहा है, जैसा रात रात आ रहा है और दिन खत्म हो रहा है, वो दूसरे जगह हमारे वो सनलाइट मूव कर रहा है और हम सोलर जनरेट कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी का भी ये जो जियोग्राफी है, एक कॉमन ट्रांसमिशन लिंक बनाए जो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है। जैसा हिंदुस्तान आज हमने नेपाल से हाइड्रो पावर खरीदते हैं, हम बांग्लादेश को कोल पावर झारखंड से सप्लाई करते हैं, अब श्रीलंका के साथ एक डेडिकेटेड पावर लाइन की बातचीत चल रहा है। तो ये हमारे ये सजेशन है कि ये कॉरिडोर सिर्फ फिजिकल गुड्स का ना हो, बट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का भी एक रीजनल ग्रिड बने, जहां हम आपस में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सके और रिन्यूएबल में बहुत असर पड़े, सो दैट वी आर एबल टू कैप्चर द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, so that it can capture maximum of the sunlight across zones and feed it into a common grid। ये दो सजेशन। और जो सारे इकोनॉमिस्ट और इन्वेस्टर्स और सबके मन में एक और सवाल है कि आगे जाके इसका नौकरियों पर क्या असर होगा, भारत में भी और बाकी देशों में भी। देखिए, पूरा जगह में होना चाहिए। जहां जहां कॉरिडोर जा रहा है उसके आसपास दो किस्म का नौकरी हो सकता है। एक तो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है गुड्स मूवमेंट में, जैसा मैंने कहा, ट्रकर्स, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स, लोडर्स, अनलोडर्स, पोर्ट ऑपरेटर्स, इनके लिए तो बड़ा क्लियर है कि विद द ट्रेड ग्रोइंग इन दिस कॉरिडोर उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा। बट ये भी आगे सोचिए, दैट ट्रेड जब बढ़े तब मतलब यह है कि देयर आर मोर गुड्स बीइंग ट्रेडेड, राइट? तो हिंदुस्तान से भी तो एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद है कि हमारे जो सब चीज जाते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, फिनिश्ड गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, बहुत कुछ हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होता है। तो हमारे उम्मीद है कि इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यूरोप तक कम टाइम लगे और सस्ता हो जाए, तो इनके भी मार्केट बढ़ जाएगा। तो मार्केट बढ़ने की असर यह पड़ेगा कि नौकरी बढ़ेगा इधर। दैट इज द होल आइडिया ऑफ इंक्रीजिंग ट्रेड एंड द होल आइडिया ऑफ बिल्डिंग डेडिकेटेड कॉरिडोर्स। भारत की इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स जो हैं मिडिल ईस्ट और यूरोप में हैं, इसका क्या असर होगा अब आगे जाकर इकोनॉमिक कॉरिडोर से इन एक्सपोर्ट्स पर? देखिए, जो हिंदुस्तान से माल खरीद रहे हैं आज, वो हमारे सप्लाई टाइम और प्राइस कंपेयर कर रहा है हमारे कॉम्पिटिटर्स से, कि कोरिया किस प्राइस में दे रहा है, ताइवान किस प्राइस में दे रहा है, कितना टाइम लग रहा है उनकी माल पहुंचने में। तो इस कॉरिडोर में हमारे सप्लाई करने का टाइम कम हो जाए और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाए, तो हमारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन गए ना। तो ये एडवांटेज आएगा हिंदुस्तान को इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स में और बहुत सारे मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स। जी बिल्कुल, अब तक हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने काफ़ी समझ लिया है, लेकिन कुछ लोग जो एकदम सरलता से, एकदम आसानी से अभी भी जानना चाहते हैं, तो इकोनॉमिक ट्रेड जो है, व्यापार जो है, इसका क्या असर आएगा एकदम डायरेक्टली? अगर हम आपसे पूछें कि इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का क्या असर आ सकता है ट्रेड पर आने वाले समय में? मतलब कोई भी देश में जब वाणिज्य बढ़ता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ऐसा तो देखा गया हर देश में कि उससे नौकरी, प्रोडक्शन बढ़ता है और प्रोडक्शन के लिए नौकरी बढ़ता है। तो आम आदमी के लिए ये आशा होना चाहिए कि ये कॉरिडोर जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो जाए और हमारे देश से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़े, जिसके हिसाब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े और इकोनॉमिक एक्टिविटी से नौकरी बढ़े। यही हेडलाइन है। तो विनायक जी, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का जियो पॉलिटिक्स पर भी कोई असर हो सकता है क्या? देखिए, ये तो आप बहुत एक गंभीर प्रश्न पूछा, जिसकी जवाब मैं देने चाहता हूं ऐसे कि ये कॉरिडोर अनाउंसमेंट के पहले चाइना ने 10 साल पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अनाउंस किया था कि चाइनीज फंडिंग से बहुत सारे देश, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और इवन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, चाइना विल सपोर्ट in building ports, roads and related infrastructure by सस्ता चाइनीज फंडिंग, राइट? और इसमें बहुत, चाइना ने इसको एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हिसाब से पेश किया था। आहिस्ते आहिस्ते इसका एक क्रिटिसिज्म शुरू हुई। क्रिटिसिज्म ये शुरू हुई कि बहुत सारे गरीब देश जो ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो कंप्लेन करने शुरू किया कि ये चाइनीज गवर्नमेंट ने डेट दे रहे थे, एंड
these countries were unable to repay the debt. मतलब so ये एक debt trap बन गए थे. So and it was felt that the program was not going elsewhere, and it was only a single country dominated program, which is a Chinese dominated one belt one road. अब ये जियोपॉलिटिकल ये जो अभी खड़ा हुआ हमारे इनिशिएटिव में जहां हिंदुस्तान है, इस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इसमें लगभग कुछ 7 देश पार्टनर है, जापान, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वगैरह वगैरह. तो ये एक जैसा कंसोर्शियम है, और नाउ दे आर सेइंग दैट दे विल टेक ऑन दिस इनिशिएटिव ऑफ रोड्स, नॉट टू, ऐसा नहीं कि चाइना को काउंटर करेगा, बट एक ऑल्टरनेटिव खड़ा हो गया. सो इट इज जियोपॉलिटिकली भी इसका एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है, दैट इट इज कम आफ्टर चाइना हैज अनाउंस्ड मेनी इयर्स अगो वन बेल्ट वन रोड और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. तो ये पार्टनरशिप ने ये कॉरिडोर अनाउंस किया. ये इसका जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन आप भी समझ सकते हैं, आपके व्यूअर्स भी समझ सकते हैं. अच्छा, तो एक तरह से आप जो बोल रहे हैं कि सब देशों का कोऑपरेशन जो है वो दिख रहा है इस कॉरिडोर से, और आगे जाके ये जो एक मोनोपोली जो थी वो अब ब्रेक हो जाएगी. 7 देश की कोलैबोरेशन है, और ये एक देश की इनिशिएटिव नहीं है, और ऐसा स्ट्रक्चर करा जाएगा कि गरीब देशों में जो भी पार्टिसिपेट करे आज या कल, उनको हम ये डेट ट्रैप में नहीं ले जाएंगे. विनायक जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए.